अनटचेबिलिटी। सो यू नो कि दिस इज हियर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो ब्रिटिश ने कानून बनाया। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। ये कानून, दिस लॉ बैन बाय दिस लॉ कि आप पब्लिक प्लेसेस पे, यानी कि नलके पे, रोड पे, सड़क पे, कहीं भी किसी अछूत जाति को इस आधार पे आने से मना नहीं कर सकते कि वो अछूत जाति। सो स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया, बहुत सारे कानून बनाए गए। और आपने देखा होगा कि अभी भारत में एक दो साल पहले SC ST एक्ट 1989, ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा। ठीक है, भारत में SC ST एक्ट कानून, यानी कि आप SC ST एक्ट में ज्यादातर अनटचेबल लाते हैं, और इन लोगों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके विरुद्ध पूरे भारत में जो दलितों का आंदोलन हुआ। और उस दलित आंदोलन के बाद क्या हुआ कि दलित आंदोलन के बाद उनको सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके उसमें लॉ बनाया उनके फेवर में। फिर सवर्णों का आंदोलन हुआ, तो उनको अधिकार देने के लिए आज के डेट में सरकार बहुत कुछ अलग अलग लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं। शेड्यूल कास्ट कमीशन काम कर रहा है, बहुत सारे प्रशासनिक इकाइयां हैं, बहुत सारे पॉलिसी बनाए गए हैं, वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं। और एज ए रिजल्ट ऑफ इट आज भारत में जो छुआछूत है उस रूप में नहीं है जो आज से 50 साल पहले था। बहुत बदलाव आया है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी है, एंड ग्रेजुअली वह समाज के मुख्य धारा में तीव्र गति से शामिल हो रहे हैं। देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो भी काफी इंक्रीज हो रहे हैं। इकोनॉमिक फील्ड में दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड। सो इन दिस सेंस जो छुआछूत है आज उतने बड़े फैक्टर्स नहीं हैं, और लेकिन इनमें इनको लेकर के कई बार राजनीति होते हैं, कई बार पॉलिटिक्स होते हैं, और फिर एक जातियों के नाम पे पोलराइजेशन करके जो राजनीति करने की जो प्रक्रिया है वह कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देता है। ये जो पॉइंट्स में डिस्कस किया हूँ इसके अंदर में 1 2 3 4 5। अब आप लोगों के साथ में 5 मिनट्स का इंटरेक्शन सेशन रखूंगा, जिसमें कि आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ क्यूरीज डाउट है उसको क्लियर कर लें, फिर आगे वाला पॉइंट इसमें है उनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, यदि किन्हीं लोगों को कोई डाउट हो ये 5 पॉइंट में तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में थोड़ा और डिफरेंस बताइए ना। देखो सिंपली यहाँ समझो, कौन बोलो? हिमांशु। सर यस सर। यस हिमांशु, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, चाहे वो हमारे अपने देश में हो, वह नया चीज आया हो या बाहर से आया हो, जब हम अपने सामाजिक जीवन में, टेक्निकल जीवन में, इकोनॉमिक फील्ड में या पॉलिटिकल फील्ड में कुछ नए चीज को अपनाते हैं, नई शिक्षा को अपनाते हैं, हम नए वैल्यू को अपनाते हैं, तो उसको मॉडर्नाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, और वेस्टर्नाइजेशन हो गया कि 250 बरस, यानी कि 250 लगभग 200-250 बरस तक ब्रिटिश ने भारत में शासन किया, तो ब्रिटिश ने जो नए चीज लाए उसको वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। ब्रिटिश ने जो कुछ भी भारत में चीज लाया उसको बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। अब दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति क्या होती है कि चूंकि जितने भी नए चीज भारत में आए उसको ब्रिटिश ने लाए, इसीलिए मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन दोनों को हम एक ही रूप में ले लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली दो अलग अलग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेस्टर्नाइजेशन का मतलब हुआ ब्रिटिश इंपैक्ट और मॉडर्नाइजेशन का मतलब हुआ इनोवेशन। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे वाला पॉइंट हम अब डिस्कस करें। So one doubt in untouchability portion. हाँ, अनटचेबिलिटी में क्या? सर साउथ इंडिया में इतना लिटरेसी होने के बावजूद उधर अनटचेबिलिटी ज्यादा क्यों, लाइक आप बता रहे थे उधर ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा है। वहां मैं एक एग्जांपल दूं, नामुदरी पाक ब्राह्मण है और इरवा जाति, केरल कर्नाटक में। तो अब हाल ही में 70 के दशक तक ये स्थिति थी कि नामुदरी पाक ब्राह्मण के घर के गांव से यदि कोई ये अछूत जाति के जो इरवा हैं, ये कम्युनिटी के लोग और ओकालिगा और क्या क्या है, बहुत सारे
अछूत जाति हैं, वो यदि जाएंगे तो वह जूते खोल के जाएंगे, सिल्कन गारमेंट्स नहीं पहन सकते हैं, अम्ब्रेला नहीं यूज कर सकते हैं, बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर। तो आपको यदि ये देखना हो अनटचेबिलिटी पे, आप यूट्यूब पे आमिर खान का एपिसोड देखना। आमिर खान ने एक बनाया है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते में एक एपिसोड है अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की। आप क्लिक करोगे आपको आ जाएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद आप एक बार यदि उसको देखो तो आपके कॉन्सेप्ट और बेहतर ढंग से ये हो सकते हैं, ठीक है। सर लेकिन लिटरेसी तो सोशल लेवल्स को कट करता है, तो उसके बावजूद उधर ऐसा क्यों है? लिटरेसी से मतलब देखो, आप देखो, अब उसमें यदि आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जेएनयू के प्रोफेसर, वहां के स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक दलित टीचर के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। ये उसके अंदर इन्वॉल्व एक ऐसा फीलिंग्स है कि मतलब अब क्या कहें कि मतलब जितने पढ़े लिखे उतने ही वो जातिवादी। मतलब एक इसको क्या कहेंगे कि उसके बावजूद भी जाति छुआछूत नहीं मिटी है। वो डिस्क्रिमिनेशन दिखाया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अपर कास्ट के प्रोफेसर एक दलित महिला प्रोफेसर के साथ किस ढंग से व्यवहार करते हैं। सो मैनी वे तो कि ये सिर्फ एजुकेशन से नहीं होता है, बल्कि उसको हम मतलब उस तरह की वैल्यू को हम जब तक हम जिएंगे, पढ़ लिए या प्रोफेसर बनना एक अलग बात है, और एक व्यवहारिक बनना और सही में एक थियोरिटिकल नॉलेज ले लेना और दूसरा नॉलेज को इनकलकेट करके अपने पर्सनैलिटी में उसको और ऐसा बिहेवियर करना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। हमने पढ़ लिया लेकिन पढ़ करके कहते हैं कि गुण सीख लिए, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उसके पॉजिटिव बेनिफिट हमें नहीं मिलेंगे, यू नो। So anyway, this is the issue, and in this connections, you know, कि साउथ इंडिया में कास्टिज्म इज वेरी वेरी हाई, ओके, बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे, आप साउथ इंडिया में देखो, अब ये एपिसोड जरूर देखो, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं और फिर क्या कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। सो विल गेट ए लॉट्स ऑफ आइडिया बाय वाचिंग थ्रू दिस एपिसोड अनटचेबिलिटी, एंड दिस एपिसोड इज अ पार्ट ऑफ सत्यमेव जयते एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय आमिर खान। ठीक है यस सर। सृष्टि, इट्स ऑल ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, commercializations of agriculture. Commercializations of agriculture here means traditional Indian agriculture system, as earlier we discussed, it was a subsistence economy. Subsistence economy means भारत के किसान उतने ही पैदा करते थे जिनकी उनकी जरूरत थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके हम मुनाफा कमाएं, उसको बेचें, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट introduced by Britishers, and as a part of it in India में introduced cash crops. The Britishers introduced cash crops. Cash crops means indigo cultivation, sugarcane cultivation, cotton cultivation, you know, jute cultivation. This type of crops largely promoted during the British period, and ultimately a large scale level exploitation of the peasantry. उनका बहुत शोषण किया। और जब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ तो एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स इमर्ज एज अ कैपिटलिस्ट फार्मर्स, एंड जो एग्रीकल्चर लेबर थे, जो जिनके होल्डिंग्स कम थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ गया। मींस इनइक्वालिटी बिटवीन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर फर्दर इंक्रीज। और एक बहुत बड़ा जो लैंड का जो ऑनरशिप है, इट्स रिमेन इन द हैंड ऑफ जमींदार वर्ग एंड सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड्स, ओके। So this is the reason why in Bihar or just feudal states like Haryana और बिहार में तो रणवीर सेना और ऐसे जमींदारी सिस्टम, बंगाल इंटायर वाज डिस्टर्ब पूरे, एंड नक्सलाइट मूवमेंट यू कैन रिलेट इट हियर। इसका एक रिएक्शन हुआ कि भारत में नक्सलवादी जो मूवमेंट हुआ, चारू मजूमदार एंड कानू संन्यास, इट वाज 1967 ऑनवर्ड्स भारत में नक्सलवाद का विकास हुआ, उससे हम रिलेट करेंगे। Commercialization of agriculture को बेटर देखें तो you can just trace the views of Dada Bhai Nauraji. Okay, Dada Bhai Nauraji in his well-known book Poverty and Un-British Rule in India discussed about drain of wealth theory. हमारे यहाँ से कॉटन ब्रिटिश जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, एंड वहाँ से प्रोसेस्ड गुड हमारे इंडिया में आते थे। सो ये एक बहुत बड़ा पीजेंट्री का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फिर
उससे क्या हुआ कि एक तरह से बहुत ज्यादा एक गरीबी को यह जन्म दिया, एक ये हुआ। और फिर एक ट्रेडिशनल जो विलेज का जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं से उनमें एक डिसकंटेंटमेंट, बहुत सारे पीजेंट अपराइजिंग मूवमेंट आप देखेंगे 19th सेंचुरी में होने लगे। सो एग्रीकल्चर को एक कमर्शियलाइज अपने हित में किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने उससे मुनाफा कमाने का एक जरिया उसको अपनाया। सो दिस इज द रीजन that its benefit didn't reach. Today we talks about globalization, you know. Today the benefit में कल भी डिस्कस किया था कि benefit of globalization didn't reach to the farmers or peasants. अब जैसे कोई मान लो टमाटर खरीदेगा, किसान को 2 रुपए देंगे, 5 रुपए किलो खरीदेंगे, लेकिन वो दिल्ली मुंबई जाते जाते वो 50 रुपए में बिक रहे हैं, 40 रुपए में बिक रहे हैं। बीच वाला पैसा कौन खाता है? किसान को मिला नहीं मिलता है, बिचौलिए खाते हैं। सो दिस इज ये ग्लोबलाइजेशन में वॉलमार्ट जैसी कंपनी, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं कि नहीं हम किसानों को अच्छे प्राइसिंग देंगे, पॉलिसी देंगे। नहीं, द पीजेंट्री जो है ये टेरिबली एक्सप्लॉइटेड। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी गुड। कमर्शियलाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, बट इट्स बेनिफिट शुड बी रीच टू द फार्मर्स, और ऐसे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो यू नो आज एग्रीकल्चर भी बदलाव लाया। आज आवर एग्रीकल्चर सिस्टम नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शंस एंड टेक्निकल जो है सपोर्ट सिस्टम्स इज नाउ राइजिंग। तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, आज हम उस दिशा में जा रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, industrializations and urbanizations. See next PPT. Next PPT. Next PPT. PPT. Untouchability, after untouchability. After untouchability, whole this one, yes. Evolution, industry, yes. Industry emergence of evolution of untouchability, commercializations of. Are you just watching my PPT? PPT दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Sir. Yes. Next point is here, industrializations and urbanization. Earlier we discussed it here. So as industrialization and urbanizations, it was rapidly increased during the British period. So it introduced so many change in society, like value change. Societal values, traditional value की जगह modern value आ गया, subsistence की जगह material values develop, and अर्बनाइजेशन से जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है वो गांव में भी विलेज लेवल तक है। प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास टॉक्स अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वेस्टर्नाइजेशन। Westernization, any values start from the elite class of the society, then it spread to the urban area, and later on gradually is filtered down to the rural masses or like that. Okay, so this is here. Hello. Yes, sir. Yes, connected. Yes, industrializations and urbanizations. So, जैसे जैसे भारत में industrializations and urbanizations का प्रोसेस बढ़ता चला गया, अकॉर्डिंगली हमारे सोशल वैल्यूज बदलते चले गए। रिलीजन के प्रति सेकुलरिज्म का जो एटीट्यूड है वह बढ़ता चला गया, बिकॉज पीपल्स अर्बनाइजेशन और शहरी क्षेत्र के लोग रिलीजन के प्रति ब्रॉड व्यू रखने लगे।
द ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, एक दुनिया के साथ एक जुड़ने का मौका मिला। और उससे क्या हुआ कि एक ग्लोबलाइजेशन आते आते हम एक वैश्विक कल्चर के पार्ट होने लगे, जिससे कि हमारा सोशल ट्रेडिशनल सिस्टम, हमारे फैमिली सिस्टम, हमारे रिलीजियस सिस्टम और साथ साथ सोसाइटी के जो ओवरऑल एक ऑर्डर जो था उस सब में बदलाव। आप देखें कि आज से 50 साल पहले जो सोसाइटी में ट्रेडिशन था, वैल्यू था, फैमिली वैल्यू था, रिलीजियस वैल्यू था, आज हमारे जनरेशन में बहुत बदलाव आया है और हमारे बच्चे के जनरेशन में शायद इससे भी बहुत ज्यादा बदलाव आया। तो दिस इज हियर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा एक चेंजेस लाया ट्रेडिशनल इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर में और उनके काम करने इंस्टीट्यूशनल चेंज लाया। फिर क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंज के साथ साथ बहुत सारे इकोनॉमिक चेंज को उन्होंने लाया और एक बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। फिर इसमें पॉइंट है इमरजेंस ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज। इमरजेंस ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न से जो वैल्यूज हमारे देश में आए। अब वेस्टर्न से कैसे आया, तो पहली बात तो ब्रिटिशर्स ने लाया। ब्रिटिशर्स जब 2-2.5 साल तक हमारे यहाँ रूल किया तो सिर्फ वो आर्थिक रूप से प्रशासन ही नहीं किया, उसने हमारे धर्म को बदलने की कोशिश किया। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को यहाँ लाया, उन्होंने सेकुलरिज्म को यहाँ लाया, उन्होंने डेमोक्रेसी को यहाँ ज्यादातर ये किया, मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ पे लाया। तो वेस्टर्न वैल्यूज मटेरियलिज्म को लाया। उन्होंने कहा कि देखो सिर्फ पूजा में या अध्यात्म में रहने से आप आगे नहीं बढ़ोगे, इसलिए मटेरियलिज्म की तरफ जो आज हम जा रहे हैं। आज हमें हर एक आदमी पढ़ लिख करके चाहता है मेरे को अच्छा घर हो, बेंगलौर हो, गाड़ी हो, भौतिक सुख सुविधा हो, हर एक आदमी चाहत रखता है। ये पहले के लोगों में नहीं था। आज आपके पास 4 पेयर जूते होंगे, 4-5 कपड़े होंगे, एक मोबाइल था, 2-2 मोबाइल लोग रखने लगे। क्यों? पहले के जनरेशन में ये सब चीज की चाहत ही नहीं थी। ये मटेरियलिज्म ये है कि आज के जनरेशन को ये चीज हमें वेस्टर्न से मिला। आज वेस्टर्न सोसाइटी में जाएंगे तो बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म का वो शीर्ष पे चला गया, लेकिन अभी भी हमारे सोसाइटी में उतना मटेरियलिज्म नहीं है, लेकिन हम तीव्र गति से उधर जा रहे हैं। भौतिकतावादी वैल्यू है, मटेरियलिज्म आया। सो इन दिस सेंस वी कैन सी हियर कि वेस्टर्न सोसाइटी का जो वैल्यू है वो हमारे सोसाइटी में आज क्या है। आज हम जब भी किसी नॉर्मल आदमी से बात करो वह कहेगा कि मेरे फूफा जी अमेरिका में रहते हैं। मतलब मॉडर्न आज हमारे जीन्स कल्चर, ये पिज्जा कल्चर, ये हमारे नहीं, हमारे खान पान के तरीके, कपड़े पहनने के तरीके, हर एक चीज में हम अपने आप को मॉडर्न दिखाते हैं, वेस्टर्न दिखाते हैं। अंग्रेजी बोलना, ये सब चीजें समाज में इतने वैल्यूड हो गए हैं कि यदि आप ट्रेडिशनल बने रहोगे, ट्रेडिशनल ढंग से यदि इंडियन सोसाइटी, तो लोग कहेंगे कि नहीं ये सक्सेसफुल इंसान नहीं है या ऐसे रह गया, कुछ कामयाब नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो दिस इज हियर कि एक वैल्यूड हो गया है एक तरह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू सही नहीं था। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, वाई सिंह ने कहा है, शुड गो टुगेदर। हम मॉडर्न चीजों को अपना, देखो हम कहने से तो हम आउटफिट में, कपड़े में, खाने पीने में मॉडर्निटी दिखाते हैं, लेकिन जब एटीट्यूड की बात आता है, जब वैल्यू के बिहेवियर लेवल की बात आता है, तब वहां हम मॉडर्न नहीं है। कैसे नहीं मॉडर्न है कि हम सारे पढ़ लिख लिए हैं, ऑक्सफोर्ड पढ़ लिए हैं, IAS कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत ज्ञान हासिल कर लिए हैं, इंग्लिश स्पोकन, बहुत अच्छे ड्रेस कोड, हर एक चीज, लेकिन जब शादी की बात होती है तो कहेंगे हम अपनी ही जाति में शादी करेंगे। यहाँ आकर के फिर हम कहाँ अटक जाते हैं, नहीं हम अपनी जाति से बाहर शादी नहीं करेंगे, कोई कर लिया तो ऑनर किलिंग घटनाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं इंडिया में। सो मेनी वेज कि दिस इज हियर कि वेस्टर्न वैल्यूज, आज हम तीव्र गति से इंडियन सोसाइटी, इंडियन वैल्यू सिस्टम इज चेंजिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न सोसाइटी। ठीक है, उधर जा रहे हैं हम। अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं, हम यूरोपियन, मतलब हमारे देश में तो ऐसा है कि कोई गल्फ कंट्री भी चला गया तो कहा गया कि फॉरेन में रहता है। इंडिया से बाहर साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में भी कोई यदि नौकरी करने चला गया तो अपने आप को यहाँ पे बड़ी चर्चा का विषय हो जाता है कि विदेश में है। हम अपने देश के बारे में ये व्यू, हमारे देश में ये मेंटलिटी डेवलप हो गई like this here. Next point I will discuss here, high social mobility. Social mobility, social mobility का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जब किसी व्यक्ति के पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस में बदलता है, चेंज होता है, नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, तो उसको बोलते हैं मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। जब एक क्लर्क था, क्लर्क से कलेक्टर हो गया, एक किसान का बेटा IAS बन गया, ये हो गया सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल। सोशल मोबिलिटी बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक वर्टिकल मोबिलिटी और एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी।
वर्टिकल मोबिलिटी में स्टेटस या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में क्या होगा, स्टेटस बदलेगा नहीं, काम करने की प्रकृति और जगह बदल जाता है। सो हाई सोशल मोबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब हमारे यहाँ मोबिलिटी कैसे बढ़ता है, भारतीय समाज में जब रेल आया, भारतीय समाज में जब ब्रिटिशर्स आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तो लोग गांव से शहर की ओर आने लगे। अब वह एग्रीकल्चर छोड़ करके डॉक्टर इंजीनियर, पहले तो डॉक्टर इंजीनियर कम था, तो लोग एडवोकेट, पत्रकार, जर्नलिज्म और तरह के क्लर्क, ब्रिटिश कंपनी में ऑफिसर, आईसीएस बहुत माने जाते थे। उसमें तो खैर होता ही नहीं था, बहुत कम लोगों को हुआ। ब्रिटिश पीरियड में सिविल सर्विसेज क्रैक करना बहुत चैलेंजिंग था। तो इन दिस वे वी सी दैट कि मोबिलिटी का मतलब होता है कि पीपल्स में, सोसाइटी में मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब हुआ कि हर एक जो नीचे जाति के लोग थे वह आर्थिक रूप से उनको मौका मिला, एजुकेशन पढ़ने का मौका मिला। जैसे मैंने सेंसिटाइजेशन की बात किया था आप लोगों के साथ, वह एक तरह का सोशल मोबिलिटी था कि जब नीचे जाति के लोग एजुकेशन लेकर के, शिक्षा लेकर के, पैसे कमा करके अपने स्टेटस को और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज सोशल मोबिलिटी हमारे यहाँ तीव्र गति से, जो पहले जमींदार थे, पैसे वाले थे, बहुत लोगों की स्थिति नीचे चली गई, और जो पहले गरीब थे, पुअर थे, नीचे जाति के लोग थे, उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, और नहीं भी लिया तो अपने आप को इम्प्रूव किया, पढ़ा लिखा, और आज समाज में अच्छे पोजीशंस को हासिल किए। सो हाई सोशल मोबिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द सोशल मोबिलिटी। जिस समाज में सोशल मोबिलिटी ज्यादा होगा तो इट्स इंट्रोड्यूस पॉजिटिव सोशल चेंज, बहुत सारे बदलाव आएंगे। अब कास्ट में क्या होता है कि जो व्यक्ति एक कास्ट में जन्म ले लिया, हमेशा से उसी कास्ट में रहने होते हैं, अब मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं से विकास को अवरुद्ध करता है। लेकिन आपको जब अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से, जब अपने गुण के हिसाब से जब आपको सोसाइटी में जगह मिलते हैं, तो इट मीन्स कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और आप आगे बढ़ती हो। सो दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि सोशल मोबिलिटी द मॉडर्न टाइम में और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जोग्राफिकल मोबिलिटी भी बढ़, इंडिया के लोग दुनिया का कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है वहां जाके काम नहीं करते हैं। पहले अमेरिका जाना कितना टफ था, कभी रेयर लोग अमेरिका के बारे में सोचते थे। आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, हर एक जगह पे अच्छे पोजीशंस में इंडियन लोग काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्री हो। और फिर आप लोगों की जनरेशन में ही देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने गृह राज्य में या स्टेट में काम नहीं करता, अलग अलग राज्यों में जाके काम करते हैं। तो दिस इज बोनाफाइड एग्जाम्पल, और इट्स डिनोट्स डेवलपमेंट। मोबिलिटी जितना ज्यादा होगा सोसाइटी में, द बदलाव बहुत नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस पॉइंट अब हम पीपीटी में आपको नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज सी, ये सी कितना पॉइंट, ये दिस पॉइंट एवोल्यूशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन, हाई सोशल मोबिलिटी, दिस वन, यस एलपीजी। एलपीजी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, इसमें देखेंगे एलपीजी है, मास एंड कंपोजिट कल्चर है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एंड सेंसिटाइजेशन। एलपीजी का मतलब होता है, मैं जब भी पिछले साल जयपुर में पढ़ा रहा था तो एलपीजी को एक स्टूडेंट ने लिख लिया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं लिखना है, समझना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको बोलते हैं राव मनमोहन फार्मूला। 1991 में नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर था। उन्हीं दोनों लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भारत की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, रिसेशन का टाइम था, तो दिस पॉलिसी फॉलोड। सो लिबरलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा लिबरल लॉ बनाना कि मल्टीनेशनल कंपनी और इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि उससे काम हो, पैसे आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, चीजें होगी, बदलेगी, आर्थिक चेंजेस आएंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो सरकारी फैक्ट्री, कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूशन जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करना।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, उस समय में ये स्थिति थी भेल की कि वह अपने एम्प्लॉई को जो सैलरी देगा उतना भी मुनाफा नहीं कर पाता था, घाटे में चल रहा था। अब सरकार की अफसरशाही, मैनेजमेंट इतना खराब था। और आज के रेट में जब देख लो, जब प्राइवेट 50% शेयर भेल का प्राइवेट हैंड में दे दिया गया, आज नवरत्न कंपनी में, आज भेल एक कामधेनु गाय की तरह बना हुआ है और नवरत्न कंपनी की तरफ में वो आ जाते हैं, भेल आ जाते हैं। यानी कि निजी मैनेजमेंट आया, इंटरफेरेंसेस हुआ, क्वालिटी आया, गुणवत्ता बढ़ी। और आज देखो, आज थोड़ा सा कल्पना करो कि एक आप सरकारी बैंक में जाओ और एक प्राइवेट बैंक में जाओ, दोनों में वर्क कल्चर में आपको अंतर दिख जाएगी, ठीक है नहीं? तो भारत में प्राइवेटाइजेशन का दौर यहीं से कि जो चीज परफॉर्मेंस नहीं था, शेयर इंश्योरेंस सेक्टर्स में बहुत सारे कंपनी आए, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी आए, क्या कहते हैं आईटी सेक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस आए, और इससे बहुत बड़ा फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा भारत में आया, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आया। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको वैश्विक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्डर से जोड़ना। सोशल लेवल पे यह चैप्टर अलग से आएगा, मैं डिस्कस करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं है कि आर्थिक लेवल से हम दुनिया के ट्रेड व्यापार से जुड़ गए और एक नियम को फॉलो किए। यहाँ ग्लोबलाइजेशन का सोशल ग्लोबलाइजेशन भी हुआ, सोसाइटी का वैल्यू के लेवल पे भी हम ग्लोबल वैल्यू को शेयर करने लगे। पॉलिटिकल सिस्टम जिधर दुनिया का जा रहा है उधर भी भारत को जोड़ना। सो दिस इज एक वेरी वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट लाया, राव मनमोहन फार्मूला इसको बोलते हैं। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने, बहुत बड़ी उनकी ये योगदान है भारत में, मनमोहन सिंह की। और इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया कि भारत का जो जीडीपी है, आप जहां 4-5% से आगे नहीं बढ़ पाता था, वहां आप यदि देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी के समय आते आते 8-9% को टच कर दिए। यानी जो 40 साल में जो चेंजेस नहीं आया, आर्थिक चेंज और चीजें, वह 10-15 साल में आने आ गया, ठीक है। सो एलपीजी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब भूमंडलीकरण का इसका बेनिफिट जो है किसको नहीं मिला? किसानों को नहीं मिला, रूरल एरिया में कम प्रभाव पड़ा इसका। द बेनिफिट ऑफ एलपीजी ग्लोबलाइजेशन इट रिमेन्स कन्फाइंड टू द प्रोफेशनल क्लास। मीडिया वाले को, पढ़े लिखे डॉक्टर, प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया कि आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर्स में बहुत बड़े पैसे आए, मल्टीनेशनल कंपनी आए। किसको जॉब मिला भाई? जो एमबीए किया हुआ था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सो मेनी वेज एलपीजी से तो बहुत पैसा आया, भारत में जीडीपी भी बढ़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन मात्र 20% लोग ही इसका, 25% लोग को कहीं फायदा मिला। किसानों को रूरल एरिया में इसका लाभ कम मिला या नहीं के बराबर मिला, ठीक है, ऐसा हुआ। तो इनइक्वालिटी बढ़ गई, मतलब गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर ये बढ़ गई। दिस इज, देखो 1 मिनट आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं, 10 मिनट के बाद आपका डिसकनेक्ट हो सकता है, तो आप लोग जाएंगे नहीं, मैं फिर लिंक भेजूंगा, आप लोग सब कनेक्ट हो जाओगे। अभी कुछ लोग डिसकनेक्ट हो गए हैं, जो अभी जो एक बार ब्रेक हुआ था, तो अभी इसमें तो आप ध्यान रखोगे कि यदि 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली यदि ये कट जाए तो हम फिर से उसको रीस्टार्ट करेंगे, तो यू शुड वेट, ठीक है? आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस। ठीक है। अब मास एंड कंपोजिट कल्चर, मास एंड कंपोजिट कल्चर ये ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। कि इंडिया में क्या था कि साउथ इंडियन कल्चर, दक्षिण भारतीय संस्कृति है, ये नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है, बंगाली कल्चर है, ये मराठी कल्चर है, ये राजस्थानी कल्चर है। दीज आर द मेनी सब कल्चरल ट्रेडिशन, और उसमें भी एक इंडिया का अपना एक जो कल्चरल वैल्यू है, इंडियानेस, लाइक दैट। इसमें जो ये सारे है कि इसमें कंपोजिट कल्चर रिफर्स टू जब हम सभी कल्चर के साथ अपने कल्चर को इंटरकनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और उसमें एक इंटीग्रेशन की कोशिश करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट कल्चर। आज जब हम, आप मान लो कि एलपीजी के दौर में आज हर एक व्यक्ति को दूसरे कल्चर में, दूसरे देश में जाने होते हैं। एक राज्य के लोगों को, बिहार के लोगों को पंजाब में जाना जाके काम करने होते हैं, पंजाब के लोगों को कनाडा में जाके काम करने होते हैं। तो इसमें हम अपनी एक कल्चर के साथ नहीं जी सकते, सिर्फ अपनी जो एक ट्रेडिशनल कल्चर है।
सो कंपोजिट कल्चर का मतलब शेयरिंग द डिफरेंट कल्चर्स को एक इंटीग्रेशन के रूप में लेना। तो इस तरह से दुनिया में आज कंपोजिट कल्चर डेवलप हो रहा है। कंपोजिट कल्चर एक अच्छी है कि मतलब उसमें हम दूसरे के कल्चर, ये कहें कि हम वेजिटेरियन हैं तो हम बहुत अच्छे हैं और तुम नॉनवेज खाते हो तो तुम गंदे हो, ये कहीं से भी ये रेशनल नहीं होगा। उनकी अपनी कल्चर है खाना खाने का, कपड़े पहनने का, तो उसमें हम एक एकीकरण करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, you know. So many ways, you know, कि around the world आज कंपोजिट कल्चर डेवलप हो रहा है। हर एक देश के लोग अपने अपने पार्टिकुलरिस्टिक वैल्यू को भूल करके एक क्या कहते हैं वैश्विक कल्चर का पार्ट हो रहा है। आज हमारे यहाँ बर्थडे, हम लोग देखे हैं कि बर्थडे, केक काटना और ये सब चीजें धीरे धीरे भारत में ग्रामीण लेवल तक आज पहुंच गया है। मीन्स जैसे जैसे दुनिया में लोग चीजें, हमारे यहाँ बर्थडे वगैरह का हम लोग को याद है बचपन में इतना नहीं रहता था कि कोई बर्थडे मनाता है, केक काटता है, ये सब खाने पीने के जो तौर तरीके हैं, आप डाइनिंग टेबल और उस पर बैठ के खाना, ये सब कल्चर जो चीजें के साथ हम एकोमोडेट करें, भाई दुनिया में भी कर रहा है, हम भी ऐसे खाएं, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे हम बिहेवियर को मोल्ड अप करें क्योंकि ये ट्रेडिशनल हो गया। तो कहीं ना कहीं से जब हम एक सोशियो, एक कल्चरली, एक इकोनॉमिकली दुनिया के साथ हम एकोमोडेट करते हैं तो ये कहलाता है कंपोजिट कल्चर। सो द इमर्जेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर इन मॉडर्न टाइम्स लार्जली कंट्रीब्यूटेड टू चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोशल वैल्यूज। जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर जो था उसमें बदलाव लाया है। आज देख लो धोती पहनने वाले लोग कितने, धोती पहनने वाले आज इंडियन, क्लासिकल इंडियन भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले कितने लोग हैं। बदलाव आया। आज हम वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, आज हम वेस्टर्न आउटफिट्स की तरफ जा रहे हैं। आज हम क्या कहते हैं खान पान से भी, पिज्जा बर्गर हमारा खाना नहीं, कुर्ता पैजामा भारतीय ड्रेस नहीं, टाई लगाना भारतीय, अंग्रेज से सीखा कि टाई लगा के चल, ये वेस्टर्न सोसाइटी। तो धीरे धीरे चूंकि बदलना होगा हमें हमेशा कहें कि नहीं हम भाई धोती कुर्ता ही पहनेंगे और क्या कहते हैं तिलक ही लगाएंगे, केले के पत्ते पे ही खाएंगे और क्या कहते हैं वो भी क्या कहते हैं ट्रेडिशनल ढंग से बना के खाएंगे, तो हम ये एकोमोडेशन नहीं होगा। तो दिस इज हियर कि कंपोजिट कल्चर ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उसमें बदलाव लाया। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, दोनों में टकराव लाया। अब जब भी कोई मॉडर्न forces just came into the Indian society, it clashes with the traditional values. अब हमारे यहाँ अब देख लो कि कोई भी आज हमारे यहाँ जो जब वैलेंटाइंस डे मनाते हैं लोग 14 फरवरी को, तो वहां पे बजरंग दल वाले आ जाते हैं और हिंदू संगठन आ जाते हैं, कहते हैं कि ये भारत में नहीं मनाने देंगे जी, तुम ये डे मनाओ, वो डे मनाओ, तुम रेस्टोरेंट में, ऐसे बहुत सारे हंगामे होते हैं हमारे देश में। अक्सर कहीं ना कहीं से एक ट्रेडिशनल फोर्स और मॉडर्न फोर्स जब दो चेंज आते हैं तो जल्दी ट्रेडिशन उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई बिहेवियर को, कोई खान पान को या कोई चीजों को, फिर धीरे धीरे लंबे समय के बाद ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी सोसाइटी उसको एडॉप्ट करने लगता। आज हमारी सोसाइटी में यही होता है कि थोड़ी सी आज हम कोई लॉ बनाओ या कानून बनाओ, अभी देखो हमारे यहाँ 3 तलाक को लेकर के कितने विवाद हुए। तो एक मॉडर्न चीज आया कि भाई हम 3 तलाक जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों ने नियम बनाया, अब भारत में विरोध होने लगे। फिर ऐसे कुछ काम करो तो उसमें देखेंगे कि वो ट्रेडिशनल संगठन जो है, विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल, ऐसे संगठन खड़े हो जाते हैं। फिर कई बार वो मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन खड़े हो जाते हैं। सो मेनी वेज यू नो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो बेस्ट होता है आदमी उसको अपना लेता है। यानी कि धीरे धीरे आज हम अडॉप्ट किए जो चीजें, चेंज को स्वीकार करते हैं कि नहीं भाई ऐसे हमें नहीं इससे काम नहीं चलेगा, और फिर हम नए चीजों को धीरे धीरे, इतना जल्दी तो नहीं हटता बट धीरे धीरे भी accommodate with that things. Impact of Islam. Impact of Islam कि भारत में लगभग 1000 वर्ष तक मुसलमानों ने शासन किया। 8वीं शताब्दी से लेकर के बहादुर शाह जफर 1857, लगभग 1000 वर्ष तक इस्लामिक रूल था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने औरंगजेब का नाम सुना हो, आपने बहुत सारे जो शासक हुए उन लोगों ने हमारे धर्म पे अटैक किया, हमारे लिटरेचर पे अटैक किया, हमारी भाषा पे अटैक। हिंदी में आप 40% सब उर्दू भाषा के हैं, पर्शियन भाषा के हैं। पायजामा हमारा ड्रेस नहीं है, बिरयानी हम लोग नहीं खाते थे,
वो आर्क जो गुम्बद आर्किटेक्चरल स्टाइल जो होता है वो हमारा स्टाइल नहीं है, ईरानियन शैली से आया है। सो मेनी वे इस्लाम ने भारत में नए वैल्यूज को लाया। आज आप एक पुलिस का FIR पढ़ो, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सल्तनत पीरियड में जो FIR लिखने का स्टाइल था वही आज भी फॉलो किया जाता है। ब्रिटिश ने भी उसको फॉलो किया, वही पैटर्न को, और आज भी आपको समझ नहीं आएगा। सो मेनी वे लिटरेचर हो या हमारे ड्रेस कोड हो, बहुत तरह से उन्होंने रिलीजन को भी प्रभावित करने की कोशिश किया, धर्म परिवर्तन का तरीका अपनाया, बहुत सारे तरीके से उन्होंने ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश किया। पर इकबाल ने लिखा है कि रोमा योना सब मिट गए यहाँ से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब इतने शासक आए, इतने सालों तक हमारे ऊपर बदलने की, थोपने की कोशिश किया, लेकिन ट्रेडिशनल जो इंडियन वैल्यूज है वह आज भी बरकरार है। मतलब हम बहुत सारे बदलाव आया सुपरफिशियल, लेकिन स्ट्रक्चरली जो है हमारा जो स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर है उसको तोड़ नहीं पाया, यानी पॉजिटिव सेंस में इसको लेना है। तो दिस इज हियर कॉल्ड इस्लामिक इम्पैक्ट। फिर इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, यानी कि पाश्चात्य देश, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब आया तो उसने भी क्रिश्चियन मिशनरी को लाया, उसने भी हमें अंग्रेजी बोलना सिखाया, उसने भी हमें पैजामा कुर्ते की जगह उसने कहा कि नहीं तुम टाई लगाओ, हमारे कंपनी में उन्होंने मॉडर्न अंग्रेजी बोलो, और फिर खाने पीने को बोला कि चम्मच से खाओ, वो कांटे वाले जो चम्मच होते हैं उससे खाओ, ठीक है कि नहीं। सो मेनी वे उसने कई तरह से हमारे लिटरेचर्स को, हमारे धर्म को, हमारे क्या कहते हैं ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को उसमें पॉजिटिव भी थे, और बहुत सारे चीज जैसे धर्म परिवर्तन का उन्होंने मिशन चलवाया। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को ला करके बोला कि जो दलित कम्युनिटी और ऐसे जो पिछड़े जनजाति आदिवासी, उनको क्रिश्चियन, भारत में जितने भी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, झारखंड ट्राइबल बेल्ट में जो क्रिश्चियन है वो ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन। तो एक गलत प्रक्रिया था। मतलब हमारे संविधान में कहा गया ठीक है धर्म हम स्वेच्छा से बदलेंगे, लेकिन कोई लालच दे करके, थोप करके या दबाव डाल करके कोई धर्म परिवर्तन यदि करवाता है तो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट रैशनल। ठीक है। अब आप लोगों को, हमको लगता है कि शायद 5 मिनट के लिए, ये 2-3 मिनट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। शायद मैं अभी मैं लिंक भेजता हूँ आपको, फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 40 मिनट का टाइम के बाद क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है। सो देखते हैं, यदि कट जाए तो आप लोग वेट करोगे 2-3 मिनट, ठीक है। जब तक चल रहा है 1 मिनट टाइम दिखा रहा है, लेस देन 1 मिनट। इट्स ओके। क्या हेलो, आप बस 2-3 मिनट के बाद आप फिर हमसे